स्टैटिस्टिक्स हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। पाठ का नाम है कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले की थी। वह सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगे ये जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे इस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आकेठक, पशुपालक, कर्षक, शासकों, व्यापारी, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे, पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे उसके बारे में। नर्मदा नदी। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी इधर दी हुई है बच्चों। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यह रहने वाला आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल से अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट का मतलब शिकारी होता है बच्चों। मतलब सबसे पहले मनुष्य की प्रजाति नर्मदा नदी के पास ही रहना स्टार्ट हुई थी। उसमें से कुछ प्रजाति कुशल संग्राहक थी जो जंगल की विभिन्न संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगलों या शिकार करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम से सुलेमान और कृतक की पहाड़ियों का पता लगाए। ये रही सुलेमान और कृतक की पहाड़ियाँ कि आज के टाइम में पाकिस्तान में है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाव आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल पशुओं का पालतू बनाना शुरू किए। लोग गांव में रहते थे। 8000 वर्ष पहले सबसे पहले खेती सुलेमान और कृतक की पहाड़ियों के बाजू में की गई थी और गेहूं और जौ की गई थी। और सबसे पहले पालतू पशु भी इधर ही बनाए गए थे। और ये लोग गांव मतलब झुंड बना के रहते थे सब लोग। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विद्या पहाड़ी का पता लगाओ। ये रही विद्या पहाड़ी और गारो। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विद्या के उत्तर में स्थित है। मतलब कि सुलेमान और कृतक की पहाड़ियों में सबसे पहले खेती की गई थी और वहाँ पे गेहूं और जौ की फसल उगाई गई थी। और गारो तथा विद्या के उत्तर में सबसे पहले चावल की कृषि की गई। अगर कोई आपको पूछ ले सबसे पहले चावल की कृषि कहाँ पे की गई थी तो विंध्य पर्वत के उत्तर में की गई थी। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये रे अपनी सिंधु नदी, इसकी सहायक नदी झेलम नदी है, सेनाब नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ।
सबसे आपको कोई प्रश्न पूछ ले, सबसे पहला आरंभिक नगर कहाँ पे फले फूले थे, तो सिंधु नदी के पास, और उसके 2500 वर्ष बाद गंगा नदी के पास नगर फल फूले थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन नदी का पता लगाओ। ये रही अपनी गंगा नदी और ये उसकी सहायक नदी सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। मतलब गंगा नदी के आजू बाजू का क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली था, उसको मगध नाम से जाना जाता था। और उधर खेती भी अच्छी होती थी नदी के कारण, और अच्छे जंगल वगैरह थे, जिसके कारण मगध बहुत शक्तिशाली राज्य था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियाँ, समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेना दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में जहाज़ों में अपनी मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोग जो शिक्षा की सलाह देते हुए हर एक गांव घूमते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुक होकर यात्रा किया करते थे। इस सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए बच्चों। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग ये आए और यही बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर की तराशने, संगीत रचने या तक की भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचार अपनाते रहे। अब देश का नाम, अपने देश भारत का नाम भारत या इंडिया क्यों पड़ा? अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडियन से निकला है, जिसका संस्कृत अर्थ है सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी लोगों ने सिंधु को इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उस उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस संबंध उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब कि हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा? क्योंकि ईरान और यूनानी लोगों ने सिंधु को इंडोस नाम या इस नदी के पूर्व में स्थित भाग को इंडिया नाम से पुकारना स्टार्ट किया था, इसलिए हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अभी आगे का पैराग्राफ। अतीत के बारे में कैसे जाने? हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? उसके बारे में अतीत की जानकारी में कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि किसे कहता है? हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूत नामक पेड़ों की साल से विशेष तरीके से तैयार भोजन पत्र पर लिखी मिलती है। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथों से लिखी हुई
और ये हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भोजपत्र के छाल छाल को विशेष तरीके तैयार करके भोजन पत्र पर लिखी जाती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया या कुछ नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्राय पांडुलिपियों मंदिरों विहारों से में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनमें इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे और तमिल और संस्कृत भाषा का लोग जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे वो करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेखे पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षा कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्य के विभिन्न उत्तीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अभिलेख बोले कठोर धातु या पत्रों पर लिखा गया और पांडुलिपि पेड़ों की छालों पर लिखा गया। दोनों में ये अंतर है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ है? ऐसा करवाने में क्या कठिनाई है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज़ बच्चों। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वीय कहलाते हैं। मतलब कि इसके अतिरिक्त कई वस्तु अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तु मतलब पुरानी वस्तु जिसका अध्ययन जो भी व्यक्ति करता है उससे पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करके अतीत के बारे में पता करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तु पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व जो कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्व जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति में अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं। अखबार एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, ये पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज का प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का कैसा भिन्न है आप देख सकते हैं। आज का सिक्का गोल होता है, ये कैसे आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत का मतलब ये होता है मतलब किसी भी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु उनको मिलती है जिसके बारे में अतीत के बारे में जानने के लिए जानना आसान हो जाता है, उसको स्रोत कहते हैं। क्योंकि इस स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इस सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब अतीत एक और अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत
पर ध्यान दिया। यह अति शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत में अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक, कृषक के जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारी के जीवन, शिल्पकारों के जीवन बहुत भिन्न थे। जैसे कि हम आज देखते हैं कि उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह भेद अतीत में भी विद्यमान है। मतलब कि इसके अतिरिक्त कि ये एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ये कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जाना शेष है। मतलब कि पुराने समय राजा वगैरह होते थे जो बड़ी बड़ी लड़ाई वगैरह करते थे, उनका वो लेखा जोखा रखते थे। लेकिन आम लोग जैसे कि कृषि कारक, शिकारी, मछुआरे वो अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसलिए उनके बारे में हमको अभी तक बहुत कुछ जानना बाकी है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की एक गणना ईसा धर्म परतक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष पहले तात्पर्य ईसा मसीह जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्वी सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती है। ईसा मसीह के जन्म के बाद के सभी तिथि है ना, उसे ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। अंग्रेजी में बीसी को ईसा पूर्व कहता है। इसका फुल नाम बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी लिखा पाते हो। ये एनो डोमिना नाम से 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई, बीसी जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीसी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है या वर्तमान से पहले है। हालांकि अगले वर्ष की यूपीएससी एग्जाम में ये एडी का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसलिए ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ो और ध्यान रखें कि एडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब क्या होता है। अन्यथा जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्तरित करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपि या भाषा का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुके। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि तथा अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है।
इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5,000 वर्ष पूर्व यह राजा और रानी रहते थे। मिस्र में उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा था जहाँ से एक ऐसा उत्तरणी पत्र मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिया गया। इससे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की समार्थक ध्वनियों की पहचान की। और जैसे कि तुम देख सकते हो कि यह एल अक्षर के लिए तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र। एक बार जब उन्होंने ये जानने के लिए विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। मतलब पहले ज़माने में ये देखो पी टी इन शब्दों को पहचान के लिए सीढ़ियों द्वारा लिखे जाते थे। आज हम के पी को उनके सही अनुपात में लिखते, लेकिन पहले पी टी यू इस टाइप में लिखा जाता था। मुझे लगता है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।